अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज शहजाद कामिल। अच्छा, आज के टॉपिक है इर्रिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं इसके अंदर जो आपको एरिया जिसमें कवर कर रहा हूँ दैट्स स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर ओ लेवल अपकमिंग पेपर्स। और इसी तरह से मैं और टॉपिक्स का भी ओवरव्यू आपको क्विकली देता रहूँगा बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट, तो मैं क्विक ओवरव्यूज़ दूंगा। अगर वक्त मिला आगे तो मैं पास पेपर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके वीडियोस अपलोड कर दूंगा, बट राइट नाउ माय टारगेट इज़ टू गिव यू क्विक ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स ताकि आपकी फाइनल रिविजन जो है वो ठीक तरह हो जाए। Okay, so the topic is irrecoverable debts and provision for doubtful debts. Irrecoverable debts are those trade receivables the recovery chances of whom are highly improbable in near future. ये वो डेटर्स होते हैं, ये वो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं जिनका रिकवरी चांस हाईली इम्प्रॉबेबल हो जाता है एटलीस्ट फॉर नियर फ्यूचर। इम्पॉसिबल का वर्ड हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि शायद फ्यूचर में ये रिकवर हो जाए। रीजंस क्या होते हैं इनको हाईली इम्प्रॉबेबल बनाने में? उसमें बैंकरप्सी हो सकती है कस्टमर की, लेकिन करंटली अगर वो बैंकरप्ट हुआ है लेटर ऑन रिकवर कर सकता है। इसके अलावा डेथ कस्टमर की, ऐसा मेरे पास भी केस है प्रैक्टिकली मेरे अपने बिजनेस में कि कस्टमर की डेथ हो गई और उसका जो भी अमाउंट रिसीवेबल था वो हमें राइट ऑफ करना पड़ा एज बैड डेट, एज इरिकवरेबल डेट, क्योंकि नियर फ्यूचर में हमें कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था उसकी रिकवरी का और उनके जो सक्सेसर्स थे वो इनएबिलिटी शो कर रहे थे टू पे द डेट्स। इसके अलावा फ्रॉडुलेंट नेचर हो सकती है आपके डेटर की कि इंटेंशनली वो फ्रॉड कमिट करे या आपके पैसे खा जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए अगर कोई भी इनमें सिचुएशन आपकी आ रही है और आपको लगता है कि इन नियर फ्यूचर यू वोंट बी एबल टू रिकवर द डेट, देन यू शुड राइट इट ऑफ एज इरिकवरेबल डेट। एंट्री क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या होगी? इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। एंट्री होगी इरिकवरेबल डेट अकाउंट डेबिट बिकॉज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड दैट पर्टिकुलर डेटर नीड्स टू बी क्रेडिटेड फॉर whom you are writing off the debt। ठीक है, ये इसका एक ब्रीफ लेआउट है। Second, we'll go to recovery of debts written off. These are debts recovered which were previously written off. लेकिन जो आप डेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं वो लेटर ऑन फ्यूचर में 2 साल बाद, 3 साल बाद, कुछ फंड्स बाद वो रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको हाईली इम्प्रॉबेबल कहते हैं, इम्पॉसिबल नहीं कहते। मेरे अपने पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है मौजूद जहाँ पे 11 इयर्स के बाद एक शख्स जिसकी डेथ हो गई थी, उसका बेटा 11 इयर्स के पास मेरे पास आया कि मैं अपने फादर का डेट पे ऑफ करना चाहता हूँ, तो हमारा रिकवरी चांसेस होते हैं अनटिल एंड अनलेस सारे एंड्स बंद ना हो जाएं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन इनकम इन द ईयर ऑफ रिकवरी, यानी जिस साल आप ये रिकवरी करें उसी पर्टिकुलर ईयर में इसको एज अदर इनकम ट्रीट कर दें। एंट्रीज़ क्या होंगी? एंट्री ये होगी कि जब आपके पास कोई डेटर अपनी एबिलिटी शो करे पे ऑफ करने के लिए रियलाइव हो जाए तो आप उस डेटर के अकाउंट को रिक्रिएट करेंगे, उसको डेबिट करेंगे और इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करेंगे बिकॉज एन इनकम अकाउंट तो ये क्रेडिट होगा और उस डेटर का रिसीवेबल आप रीअलाइव करेंगे, दोबारा से डेबिट करेंगे ताकि वो अकाउंट रीएक्टिव हो जाए। ठीक है, जब वो डेटर एक्चुअली आपको पे कर दे कमिटमेंट के बाद तो आप कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और उस डेटर को क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। इस तरह से ये डेटर अकाउंट पहले डेबिट होगा और फिर क्रेडिट होकर फिनिश अप हो जाएगा और आपके पास जो चीज़ बच जाएगी वो कैश या बैंक अमाउंट बच जाएगा ऑन द डेबिट साइड और इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट आपके पास रह जाएगा जो कि आपका इनकम अकाउंट होगा। सो दीज वर द ट्रीटमेंट्स फॉर इरिकवरेबल डेट्स एंड रिकवरी ऑफ इरिकवरेबल डेट्स, ये मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है। नेक्स्ट कम्स द कॉम्प्लिकेटेड एरिया ऑफ दिस टॉपिक जिसमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कुछ इस एरिया को डिस्कस किया था, अब मैं दोबारा इस पे आ रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखिए, प्रोविजन इरिकवरेबल डेट और उसकी रिकवरी से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इरिकवरेबल डेट सिंपली एक एक्सपेंस है, एक नुकसान है, आपने राइट ऑफ कर दी, यू आर कंफर्टेबल। रिकवरी एक रिकवरी है, इनकम है, आपने उसको रिकॉर्ड किया, यू आर कंफर्टेबल कि ठीक है पैसे आ रहे हैं या नुकसान हो रहा है, वट एवर द केस में भी आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली यू पीपल विल बी कंफर्टेबल। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आप क्या करते हैं कि आपके पास जो भी क्लोजिंग डेटर बैलेंस होता है ईयर एंड पे, उस पर एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं कि बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपको पता है कि 2% ऑफ डेटर्स या 1% ऑफ डेटर्स टर्न बैड, आपके पास एक ऑफकोर्स स्टैटिस्टिक्स होता है अपना कि ऑन एन एवरेज हर साल 1% या 2% आपके जो रिसीवेबल्स होते हैं वो बैड डेट में कन्वर्ट होते हैं, तो उससे आपके सामने एक एक्सपेक्टेड लॉस सिचुएशन क्लियर हो जाती है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपका कहता है एक्सरसाइज डिग्री ऑफ कॉशन अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अगर आप कोई अपकमिंग लॉस
देख रहे हैं, कोई लॉस फोरसी कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर करके आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ सकते. यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट लॉस. ठीक है. साथ ही साथ मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी भी आती है. मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स एक्रूड. अप्रोप्रिएशन यहाँ पे इस तरह से, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हों उनको आप अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स एक्रूड क्रेडिट करेंगे. इसकी एप्लीकेशन बेसिकली प्रोविजन में इतनी आपको नज़र नहीं आती, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में इतनी नज़र नहीं आती. इसकी डेप्रिसिएशन में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी, जहाँ डेप्रिसिएशन आपको आप सिस्टमेटिकली एलोकेट करते हैं ओवर एन एसेट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ. तो वो जो सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है ना, वो बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा होता है कि आप सारे लॉस को एक साथ नहीं अकाउंट फॉर करते, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो बेसिकली अगर आप एक्सपेक्टेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर द ईयर्स अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स एक्रूड अगेंस्ट इट, तो इसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबिलिटी कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम प्रोविजन लेवल मेंटेन करते हैं अप डाउन, तो ये इसका ताल्लुक भी समहाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट से बनता है. बेसिकली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन कॉन्सेप्ट पे बेस करता है. हर साल आप अपने क्लोजिंग डेटर्स को चेक करते हैं कि कितने हैं, उस पर वो परसेंटेज अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेड लॉस की, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोविजन को मेंटेन करते हैं. दैट्स हाउ प्रोविजन सिस्टम वर्क्स. अच्छा, इसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है दैट इज़ IAS 37. IAS 37 हमें बताता है कि हाउ टू रिकॉर्ड प्रोविजन. प्रोविजन इज द लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, ये कहता है IAS 37. तो इस रूल के अकॉर्डिंग प्रोविजन बाय नेचर एक लायबिलिटी अकाउंट होता है और इस पर लायबिलिटी का रूल अप्लाई होगा. अगर प्रोविजन इंक्रीज होगी तो इट विल बी क्रेडिटेड, अगर डिक्रीज होगी तो इट विल बी डेबिटेड. तो अक्सर स्टूडेंट जो प्रोविजन में कंफ्यूज नजर आते हैं, वाई वी क्रेडिट प्रोविजन, वाई वी डेबिट प्रोविजन, तो बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्रेडिट या डेबिट करते हैं. ठीक है. तो ये आपको एरिया क्लियर हो गया होगा कि वाई वी क्रिएट प्रोविजन बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट प्रोविजन अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट. इस पे लीगल फ्रेमवर्क कौन सा अप्लाई होता है, IAS 37, जो हमें प्रोविजन की डेफिनेशन देता है और प्रोविजन की एंट्रीज करना बताता है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं हम. All expected financial losses where chance is greater than equal to 50% will require creation of provision. ये हमें IAS 37 बता देते हैं क्लियरली कि जितने फाइनेंशियल लॉसेज हैं जिसका अकरेंस चांस ग्रेटर देन इक्वल टू 50% है, उसमें हमें प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी. ये इसका बैकग्राउंड था, यानी जो आप प्रोविजन कंप्यूट करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको दे दिया. कॉन्सेप्ट्स कौन से पीछे लग रहे हैं, प्रूडेंस लग रहा है, टू एन एक्सटेंड मैचिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, लीगल फ्रेमवर्क कौन सा अप्लाई हो रहा है प्रोविजन के पीछे, IAS 37 जो प्रोविजन को डिफाइन करता है, और साथ साथ ये भी बता देता है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस ग्रेटर देन इक्वल टू 50% चांस ऑफ अकरेंस रखता है, देन यू नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन, ताकि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हों कि व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली. अच्छा जी, अब हम आते हैं. प्रोविजन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इज एडजस्टेड एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग डेटर बैलेंस टोटल. आपके हर साल जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है, टोटल सारे डेटर्स का मिला के जो क्लोजिंग बैलेंस हर साल होता है, प्रोविजन आप उस पर कंप्यूट करते हैं. यानी आप ये बताते हैं कि आपका ईयर एंड जो है 31 दिसंबर या 30 जून, उस पर अगर आपके $100 के टोटल डेटर्स हैं और आपको लगता है कि 2% जो है ऑन एन एवरेज पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो आप 100 का 2% यानी $2 जो है वो प्रोविजन मेंटेन करेंगे कि ये प्रोविजन आपकी होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड लॉस आपको अकाउंट फॉर करना चाहिए क्योंकि आप फोर्सी कर रहे हैं इस चीज़ को. ठीक है. दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स. एंट्रीज क्या होती हैं, इंक्रीज इन प्रोविजन, अगर प्रोविजन आपकी इंक्रीज हो रही है तो P&L अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इंक्रीज में लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लिहाजा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट होगा और इसको आप एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अगर प्रोविजन किसी वक्त डिक्रीज करना पड़े, यानी आपको लगता है कि प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस पहले से ज़्यादा मौजूद है, लेवल आपको कम रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग डेटर बैलेंस, तो आप प्रोविजन को कम करके एडजस्ट कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर देंगे जो आपका डिक्रीजिंग अमाउंट होगा, वो एज एन इनकम ट्रीट हो जाएगा. इसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ये है, अगर ए एंटरप्राइज मेंटेन्स अ प्रोविजन ऑफ 2% ऑफ क्लोजिंग डेटर, देयर क्लोजिंग बैलेंसेस फॉर डेटर्स वर एज फॉलोज. अगर 2018 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है ए एंटरप्राइज, फर्स्ट ईयर इनका क्लोजिंग डेटर बैलेंस 20,000 है, सेकेंड ईयर 2019 25,000 है और थर्ड ईयर 2020 22,000 है. इसमें किस तरह से प्रोविजन मेंटेन होगी अकॉर्डिंग टू 2%. देखिए तीनों साल मैंने 2% पे प्रोविजन निकाली. फर्स्ट ईयर लेवल रिक्वायर्ड इज $400, सेकेंड ईयर $500 एंड थर्ड ईयर 440. अब हर साल हम प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे, यानी पहले साल तो हम ठीक है कर देंगे क्योंकि पहले से ज़ीरो थी, लेकिन जो रिमेनिंग 2 ईयर्स है उसमें सिर्फ हम एडजस्टमेंट करेंगे. वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ.
2018 में तो आप फुल एंट्री पास कर देंगे $400 से, पीएनएल डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, क्योंकि आपके पास प्रोविजन पहले से कोई मौजूद नहीं थी। 2019 में आपका रिक्वायर्ड लेवल था $500 प्रोविजन का, 400 पहले से आपके अकाउंट में रखी हुई है, तो आपने सिर्फ $100 से प्रोविजन क्रिएट करनी है, इंक्रीज़ करनी है, यानी $100 मजीद अकाउंट में डालने, 500 बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 400 का पहले से ही बैलेंस था। इस पॉइंट पे आके स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए बात ये, आपने जो प्रोविज़न कंप्यूट की थी 2018 में, वो 2018 का जो क्लोजिंग बैलेंस था डेटर्स का, जो कि था 20,000, उसकी बेसिस पे आपने $400 क्रिएट की। 2019 एंड तक वो जो 2018 वाले रिसीवेबल्स थे, उनके मामला क्लियर ऑफ हो चुके होंगे। जिन्होंने पे करना था उन्होंने पे कर दिया, जो बैड डेट होने थे वो बैड डेट हो चुके। लेकिन अब ऑफ कोर्स इतना लंबा क्रेडिट नहीं होता, वो उनका मामला ख़त्म हो चुका है। जो 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है 20,000, डेट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, उसका फैसला हो चुका है। जिसने पे ऑफ करना था कर दिया, जो बैड डेट होने थे हो चुके, वो मामला ख़त्म हो चुका। अब है 2019 के क्लोजिंग बैलेंस। 2019 में आपका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, ठीक है। वो 20,000 पिछला वाला नहीं है, अब है 25,000, और 25,000 के अगेंस्ट आपको प्रोविजन चाहिए $500। एक तरीका तो ये हो सकता था कि वो जो पिछला 400 आपने कंप्यूट किया था, जब उसकी ज़रूरत आपको नहीं रही, उसका फैसला हो चुका, जिसने पे ऑफ करना था पे ऑफ कर दिया, जो बैड डेट होना था बैड डेट हो गया, तो आप उसको राइट बैक करें और फिर नए सिरे से आप $500 की प्रोविजन क्रिएट करें। लेकिन अकाउंट्स में हमेशा शॉर्टकट्स आते हैं। शॉर्टकट ये है कि यार वो 400 तो पहले से अकाउंट में आपके पास फारिग पड़ा हुआ था ना पिछले साल का, जिसका कोई काम नहीं है। आप $100 से और एंट्री पास करके अपने बैलेंस को 500 पे ले जाएं। वाई फर्स्ट कैंसिल ऑफ द प्रीवियस वन एंड क्रिएट अ न्यू वन। आप इसको $100 पे जो है इंक्रीज करके इसको $500 पे कर लें, ठीक है। क्योंकि ये तो एक एक्सपेक्टेड लॉस के लिए आप एक ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। वो लॉस एक्चुअली हो तो नहीं रहा ना, अभी एक्चुअल जो हो रहा है वो तो बैड डेट में जा रहा है। ये तो सिर्फ आप एक्सपेक्टेशन शो कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स को कि ये सिचुएशन है, ठीक है। तो कुछ काम प्रेजेंटेशनल होते हैं। बेसिकली प्रोविजन को मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशनल वर्क कहता हूँ, कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को अपने बिजनेस का एक्सरे दे रहे हैं, एक्चुअल पिक्चर दिखा रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है, इतना डेटर है, इतना एक्सपेक्टेड लॉस है, ठीक है। वो तो जो होना है एक्चुअली वो तो हो जाएगा, जितना बैड होना है बैड हो जाएगा, जितना रिसीव होना है रिसीव हो जाएगा। लेकिन ये सारा प्रेजेंटेशनल मैटर है, तो इसको हम प्रेजेंटेशन के हवाले से एडजस्ट कर देते हैं। इसी तरह थर्ड ईयर 2020 आपके पास जो डेटर्स हैं वो 22,000 पे आ गए, ठीक है। 22,000 के अगेंस्ट आपको जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ $440 प्रोविजन की है। ऑलरेडी आपके अकाउंट में 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो $500 है, आपको सिर्फ 440 चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि 440 पे लाने के लिए अब आपके लिए इनएविटेबल हो गया, आपको थोड़ी सी वर्क बैक करना पड़ेगा, कैंसिल ऑफ करना पड़ेगा। 60 से प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट कर दें, पीएनएल को 60 वापस दे दें, यानी इनकम को वापस 60 दे दें जो आपने वहाँ से स्टे अवे करे हुए थे, और 60 से आप अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर दें, यानी प्रोविजन को डिक्रीज कर दें, और आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 440 पे आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा आपके प्रोविजन अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके क्लोजिंग डेटर्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए, यानी क्लोजिंग डेटर्स पे जो प्रोविजन की परसेंटेज आप अप्लाई करेंगे, दैट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर प्रोविजन अकाउंट, ठीक है। फाइनली फाइनल अकाउंट प्रेजेंटेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। इरिकवरेबल डेट एक सिंपल एक्सपेंस है, पीएनएल में आएगा। इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड इनकम है, दैट विल बी एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रोविजन आपका एक्सपेंस है, ठीक है, पीएनएल में डेबिट हो रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। डिक्रीज इन प्रोविजन अगर होता है किसी साल तो वो आपकी इनकम है, एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, प्रोविजन अकाउंट, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का जो करंट लेवल है, जिसको हम उसका क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे फॉर ईयर, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स बैलेंस अंडर करंट एसेट इन बैलेंस शीट, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये बात याद रखिएगा कि बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ एक सिचुएशन में प्रोविजन आता है, और वो इस तरह आता है कि जो भी प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस होता है ईयर एंड पे, दैट इज शोन, यही प्रेजेंटेशन में शो होता है। करंट एसेट में आप पहले डेटर लिखते हैं, फिर लिखते हैं लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो उसमें से माइनस करते हैं और वहाँ पर बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। अगेन दिस इज़ अ प्रेजेंटेशनल स्टंट ओनली। एक्चुअली आप डेटर्स को कहीं पर रिड्यूस नहीं कर रहे होते हैं लेजर अकाउंट्स में जाके, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशनल तौर पर उसको डिडक्ट करके दिखाते हैं, ताकि आपके स्टेक होल्डर्स को क्लियर हो सके कि दीज आर द क्लोजिंग डेटर्स आउट ऑफ विच दिस इज़ द स्पेसिफिक परसेंटेज विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। तो ये एक प्रेजेंटेशनल स्टंट होता है, ठीक है। तो ये आपने दिखानी है प्रेजेंटेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट बैड एंड डाउटफुल डेट इन रिलेशन टू O लेवल सिलेबस। इसमें स्पेसिफिक
प्रोविजंस और जनरल प्रोविजंस की बात नहीं होती, बिकॉज दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। जब मैं वो ए लेवल्स के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें मैं स्पेसिफिक और जनरल प्रोविजंस की भी बात करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।